आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज़ न्यूरॉन। और इसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के टाइप्स को और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हम न्यूरॉन को डिफाइन करें तो न्यूरॉन हमारे पास बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है और न्यूरॉन हमारे पास स्पेशलाइज्ड होता है कि ये सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर सकता है और ये सिग्नल्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट से और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी सिग्नल जो है एक तो ये प्रोड्यूस कर सकता है और ये सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के इनसाइड जो है ये ट्रैवल कर सकते हैं। अब वैसे तो न्यूरॉन ही हमारे पास मेन फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, लेकिन इस न्यूरॉन के अलावा नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये तकरीबन वर्टिब्रेट्स के केस में ये 50% जो है वो नर्वस सिस्टम का बनाते हैं। अब ये जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं इनका काम होता है एक तो नर्वस सिस्टम को या फिर न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक हो गया। अब न्यूट्रिशन तो ये प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे और प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करेंगे न्यूरॉन के अराउंड माइलियन शीथ क्रिएट करके। न्यूरॉन के अराउंड या फिर अगर हम कहें एक्सोन के अराउंड तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक्सोन के अराउंड माइलियन शीथ बनाना भी न्यूरोग्लिया सेल्स का काम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन्स की 3 मेन टाइप्स हैं, सेंसरी, एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन्स। अब जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख भी सकते हैं, जो हमारे पास ये सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये हमारे पास रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक हो गया। यानी इसका काम होता है रिसेप्टर से स्टिमुलस को रिसीव करना। अब ये जो स्टिमुलस है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी आ सकता है और ये इंटरनल इन्वायरमेंट से भी आ सकता है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, ये स्टिमुलस को रिसीव करेगा रिसेप्टर से और आगे इसको नर्वस सिस्टम तक यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएगा जहाँ पे आगे इसको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेंसरी के बाद हम देख लेते हैं इंटर न्यूरॉन को या फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन को। अब इंटर न्यूरॉन ये हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसका काम होता है पीछे से यानी सेंसरी न्यूरॉन से हमारे पास स्टिमुलस को या मैसेज को या सिग्नल को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना और उसको आगे नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन्स तक जो है वो ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है। और मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी आगे ये हमारे पास इफेक्टर से एसोसिएटेड होती है, जैसे कि यहाँ पे ये मसल फाइबर्स के साथ एसोसिएटेड होती है और इसका काम होता है कि पीछे से जैसे ही ब्रेन ने जो भी रिस्पॉन्स दिया है स्टिमुलस का उस रिस्पॉन्स को आगे मसल फाइबर्स तक ले जाना। ठीक हो गया। और मसल फाइबर्स के केस में क्या होगा कि मसल फाइबर जो हैं एक्शन के तौर पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और अगर आगे ये ग्लैंड सेल्स तक रिस्पॉन्स को लेके जा रही है मोटर न्यूरॉन्स तो ग्लैंड सेल्स आगे सेक्रिएट करके अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन में हमारे पास 3 प्रिंसिपल पार्ट्स आ जाते हैं, सेल बॉडी, इसके बाद हमारे पास डेंड्राइट्स और ये हमारे पास है जी एक्सोन। अब ये यही 3 मेन पार्ट जो हैं ये तीनों टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब सेल बॉडी के अंदर क्या है, एक जो है वो बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज जो कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आगे राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज हमारे पास सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और नीजल ग्रेन्यूल्स हम नाम देते हैं राइबोसोम्स के ग्रुप का। यानी जैसे आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है वो राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इन राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे भी सेल बॉडी के केस में, न्यूरॉन की सेल बॉडी के केस में भी यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, उसके ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि राइबोसोम जो है ये ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं और इन ग्रुप्स को फिर हम न्यूक्लियल ग्रेन्यूल्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जब हम अगर इस एक्सोन की बात करें तो इस एक्सोन के अंदर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर भी प्रेजेंट है, न्यूरोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस एक्सोन के अंदर या फिर इस एक्सोन के साइटोप्लाज्म या फिर एक्सोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट है। ओके, अगर हम यहाँ पे ये एक्सोन और डेंड्राइट को थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास डेंड्राइट्स हमारे पास इस तरह के फाइबर्स हैं जो कि सेल बॉडी से अराइज हो रहे हैं या प्रोसेसेस हैं और उनका काम होता है जो भी हमारे पास इम्पल्स है या फिर सिग्नल है उसको सेल बॉडी की तरफ कैरी करना। और एक्सोन इस तरह के हमारे पास फाइबर्स है जो कि सेल बॉडी से ही ऑफ कोर्स अराइज हो रहे हैं और इनका काम होता है
जो भी हमारे पास यहाँ पे मैसेज है उसको सेल बॉडी से अवे कैरी करना, यानी डेंड्राइट का काम होता है कि पिछली किसी भी जो न्यूरॉन से मैसेज आ रहा है उसको सेल बॉडी की तरफ लेके जाना, और आगे सेल बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होगी उस प्रोसेसिंग के बाद मैसेज को आगे एक्सॉन का काम होता है कि सेल बॉडी से अवे लेके जाके नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र कर देना। अब अगर हम सेल बॉडी को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करें तो सेल बॉडी हमारे पास मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है न्यूरॉन का, और ये एक्सोनल और डेंड्राइट फाइबर्स को जो है वो दोबारा से रीजनरेट कर सकती हैं। यानी जैसे हम कह रहे हैं सेल बॉडी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी जितनी भी एनर्जी सिंथेसाइज होगी सारी की सारी इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, वो सारी की सारी सेल बॉडी के अंदर ही जनरेट होगी। और इसके अलावा अगर तो डेंड्राइट और ये एक्सोन फाइबर जो है डीजनरेट हो गए हैं किसी तरीके से, ठीक हो गया, कोई डिफेक्ट में पड़ गया, तो उसको सही करना, उसको रीजनरेट करना भी सेल बॉडी का ही काम होता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि न्यूरॉन एक मरतबा जब मैच्योर हो जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते, या फिर वो दोबारा से फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। यानी फॉर एग्जांपल जैसे देखें भी एक सेल, बॉडी का कोई भी सेल ले लें, जब ये मैच्योर हो गया है तो ऑफ कोर्स अगर इसको कोई डिफेक्ट आ गया, डैमेज आ गया, ये किसी तरह से इस पर जख्म आ गया, तो क्या है, अगर ये तो ये क्या करता है, ये अपने आप को दोबारा से डिवाइड कर सकता है, ठीक हो गया, यानी सेल्स डिवाइड करके बाकी जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं वो इस सेल को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन न्यूरॉन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर एक न्यूरॉन जो है फॉर एग्जांपल डैमेज हो गया तो बाकी न्यूरॉन जो है वो फर्दर डिवाइड करके इसकी जगह नहीं ले सकते, वो वहाँ पे जो है वो डैमेज्ड या डीजनरेट ही पड़ा रहेगा। नेक्स्ट हम एक्सोन की कवरिंग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है माइलियन शीट। तो माइलियन शीट जो स्मॉलर इन्वर्टिब्रेट्स है जैसे कि सी एनिमल्स और हाइड्रास, इनके केस में तो कोई भी शीट प्रेजेंट नहीं होती एक्सोन के अराउंड, लेकिन बाकी जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं और हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास एक माइलियन शीट जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये जो असल में ये जो माइलियन शीट है ये असल में हमारे पास लैमिनेटेड लिपिड शीट है, ठीक हो गया। इस लैमिनेटेड लिपिड शीट के ऊपर जो है वो हमारे पास न्यूरो लेमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम श्वान सेल्स का भी नाम देते हैं। और ये श्वान सेल्स क्या करते हैं, इस शीट को क्या करते हैं, लेयर्स के अंदर जो है वो आगे रैप कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इनके लेयर्स के अंदर रैप करने की वजह से क्या होता है कि कुछ नोड्स जो हैं वो दरमियान से कुछ डिस्टेंस रह जाता है। इन्हीं डिस्टेंस को या इन नोड्स को जहाँ पे श्वान सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इनको हम न्यूरोफिब्रिल नोड्स का या फिर नोड्स ऑफ रैनवियर का नाम देते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो माइलिन शीट इसका काम होता है इसकी प्रोटेक्शन करना एक्सोन की, और इस माइलिन शीट की वजह से जब नर्व इम्पल्स पास करती है तो उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद अगर हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देखें तो हमें पता है भाई रिसेप्टर ने क्या करना है, इनपुट स्टिमुलस को रिसीव करना है, और आगे ये स्टिमुलस क्या करेगा, आगे सेंसरी न्यूरॉन तक ये स्टिमुलस यहाँ पे ये मैसेज चला जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन इसको इंटर न्यूरॉन तक भेज देगी, और इंटर न्यूरॉन जो है वो आगे हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, और वहाँ से आगे सारे के सारे जो भी मैसेज आए इसी से उसकी प्रोसेसिंग होगी, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर तक सेंड कर दिया जाएगा, और आगे इफेक्टर जो है वो अपना रिस्पॉन्स यानी आउटपुट रिस्पॉन्स जो है वो शो कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।